हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अधिगम। और प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर हम लोग अधिगम के अर्थ को, परिभाषाओं को, विशेषताओं को, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को और अधिगम के प्रकारों को समझ चुके हैं। इस क्लास के अंदर बेसिकली जो हम बात करेंगे वो करेंगे अधिगम वक्र के बारे में और अधिगम के स्थानांतरण के बारे में कि भाई अधिगम का वक्र क्या होता है या अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम वक्र के बारे में कि भाई अधिगम वक्र होता क्या है। तो अधिगम के वक्र का जो अर्थ है इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तात्पर्य तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है और एक तात्पर्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, अधिगम या सीखने की प्रगति या अवनति को दिखाने वाली वक्र रेखा को शिक्षण वक्र कहा जाता है। यानी कि वो वक्र रेखा जो अधिगम की उन्नति या अवनति को दर्शाए उस वक्र रेखा को अधिगम वक्र कहा जाता है। और अधिगम वक्र का दूसरा तात्पर्य हम कैसे समझ सकते हैं, अधिगम वक्र एक ऐसा वक्र है जो सीखने की मात्रा तथा अभ्यास या प्रयास के बीच एक खास संबंध को बताता है। यानी कि एक ऐसा वक्र जो अधिगम की मात्रा और उस अधिगम को किए जाने वाले प्रयासों के मध्य में एक खास संबंध को प्रकट करे, उसे हम अधिगम वक्र कहते हैं। तो 2 तरीके से हमने अधिगम वक्र का अर्थ समझा। अधिगम वक्र क्या है, जो अधिगम की प्रगति यानी कि उन्नति या अवनति को दर्शाए, या फिर अधिगम वक्र क्या है जो अधिगम की मात्रा और उसके लिए किए जाने वाले प्रयासों के बीच एक खास संबंध को बताए, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं अधिगम वक्र की परिभाषाएं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम वक्र की परिभाषाओं को बताया है। जैसे कि अगर हम बात करें चार्ल्स स्विकनर की परिभाषा की, तो अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा है। यानी कि अधिगम का वक्र क्या है, उन्नति या अवनति का ब्यौरा है। किसकी उन्नति या अवनति का, अधिगम की उन्नति या अवनति का क्या है, ब्यौरा है। गेट्स तथा अन्य के अनुसार अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को क्या करता है, व्यक्त करता है। यानी कि वो वक्र जो अधिगम की गति और प्रगति को व्यक्त करे उस वक्र को हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। ऐसी परिभाषा किसने दी है, गेट्स ने दी है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम देखें कि भाई अधिगम के जो वक्र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए अधिगम के जो वक्र हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल रेखीय समान गति या समान निष्पादन अधिगम वक्र। एक होता है नतोदर या ऋणात्मक या हास निष्पादन अधिगम वक्र। एक होता है उन्नतोदर या धनात्मक या वर्धमान निष्पादन अधिगम वक्र। और एक होता है मिश्रित सर्पीला एस या सीढ़ीदार अधिगम वक्र। तो अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और यदि आप इनको बहुत इजी तरीके से याद करना चाहें तो देखिए अधिगम के वक्र के अगर अपन देखें तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल रेखीय, एक क्या होता है, सरल रेखीय अधिगम वक्र। एक क्या होता है, सरल रेखीय अधिगम वक्र। एक होता है ऋणात्मक अधिगम वक्र। एक क्या होता है, ऋणात्मक अधिगम वक्र। एक होता है धनात्मक अधिगम वक्र। धनात्मक अधिगम वक्र।
और लास्ट होता है मिश्रित अधिगम वक्र। तो अगर आप बिल्कुल आसान तरीके से समझना चाहें तो आप ये 4 प्रकार जो हैं याद कर लीजिए। एक होता है सरल रेखीय अधिगम वक्र, एक होता है ऋणात्मक अधिगम वक्र, एक होता है धनात्मक अधिगम वक्र और एक होता है मिश्रित अधिगम वक्र। और ये वक्र क्या करते हैं अगर अपन देखें तो ये अधिगम की मात्रा व प्रयास के बीच एक खास संबंध को व्यक्त करते हैं। एक खास संबंध को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो 4 प्रकार के अधिगम के वक्र होते हैं और अधिगम के वक्र क्या करते हैं? अधिगम की मात्रा व किए जाने वाले प्रयासों के बीच एक खास संबंध को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अब कैसे करते हैं? ये देखिए, इस तरह से ये वक्र बनाया जाता है ना। यहाँ पर लिखे जाते हैं प्रयास और यहाँ पर लिखा जाता है अधिगम। अब जो सरल रेखीय अधिगम वक्र होगा वो किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में पहले समझा रहा हूँ, फिर अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये कौन सा अधिगम वक्र हो गया? ये हो गया सरल रेखीय अधिगम वक्र। अब जो ऋणात्मक होगा वो कैसे बनेगा? अगर ऋणात्मक अधिगम वक्र की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर प्रयास और यहाँ पर अधिगम की मात्रा। तो ये किस तरीके से बनेगा? ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अब अगर बात करें धनात्मक अधिगम वक्र, तो धनात्मक अधिगम वक्र कैसे बनेगा? ये प्रयास और यहाँ पर अपन लिखेंगे अधिगम की मात्रा। तो ये किस तरीके से बनेगा? ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है। और यदि हम बात करें मिश्रित की, तो मिश्रित किस तरीके से बनेगा? मिश्रित ऐसे बनेगा। ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से अधिगम के वक्र बनते हैं। तो अब ये होते क्या हैं, इनके बारे में और डिटेल से अपन जो हैं पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे सरल रेखीय समान गति समान निष्पादन अधिगम वक्र। और आप चाहें तो सरल रेखीय अधिगम वक्र जो हैं याद रख सकते हैं। तो ये होता क्या है? इस वक्र को रेखीय त्वरण वक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय त्वरण वक्र भी कहा जाता है। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर सदैव समान रहती है। अधिगम की दर क्या रहती है? सदैव समान रहती है। सरल रेखीय अधिगम वक्र कहलाता है। इस अधिगम वक्र में व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है। यानी कि जितने प्रयास जैसे जैसे प्रयास किए जाते हैं अधिगम की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो मेन जो समझने लायक बात है वो यहाँ पर है, इस अधिगम में व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर अधिगम की मात्रा में समान रूप से क्या होती है? वृद्धि होती है। इस तरह का वक्र, लेकिन ध्यान रखना है, इस तरह का वक्र बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत ही रेयर चांस होगा कि आपको इस तरह का वक्र देखने को मिले। तो सरल रेखीय वक्र वो वक्र होता है जिसमें किए गए प्रयासों की दर और अधिगम की दर दोनों क्या रहती है? समान रहती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक वक्र ऐसा खींचा, यहाँ पर हमने लिखे प्रयास। तो जितने प्रयास आदमी करेगा या बालक करेगा, अधिगम भी उसी दर से क्या होता जाएगा?
बढ़ता जाएगा, यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा यहाँ पर बनेगी। यानी कि इधर अधिगम की मात्रा, इधर अधिगम की मात्रा और इधर क्या आ गए, प्रयास। तो जितने प्रयास कर रहा है सेम टू सेम, एक मिनट अपन इसको बहुत सही तरीके से बना लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए, जितने प्रयास जो है बालक करेगा, सेम उसका क्या होगा, अधिगम की मात्रा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अधिगम की मात्रा भी जो है वो समान दर से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा यहाँ पर बनेगी। यानी कि किए गए प्रयास और अधिगम की मात्रा दोनों क्या है, समान है। तो जब इस तरह का वक्र बनता है तो उसे हम सरल रेखीय अधिगम वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल रेखीय अधिगम वक्र। लेकिन इस तरह का जो वक्र है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वक्र कौन सा है, नतोदर या ऋणात्मक या हास निष्पादन अधिगम वक्र। यानी कि ऋणात्मक अधिगम वक्र, आप इसको इजीली याद कर सकते हो। यह सबसे सामान्य तथा लोकप्रिय वक्र है। अधिकतर यही जो वक्र है आपको देखने को मिलता है। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में क्या होती है, तीव्र होती है। प्रारंभ में क्या होती है, तीव्र होती है, और बाद में क्या हो जाती है, बाद में धीमी हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक या नतोदर अधिगम वक्र। ऐसा अधिगम वक्र तब बनता है जब अधिगम कर्ता निष्पादन के उच्चतम शिखर के करीब आ जाता है। यानी कि वो अपनी लर्निंग लेवल के पीक पॉइंट पर आ जाता है। अगर ऐसी स्थिति में भी प्रयास किया जाता है तो निष्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है, और कभी कभी थकान, अनिच्छा आदि कारणों से निष्पादन में कमी होना प्रारंभ हो जाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, हमने किसी चीज को सीखा और हमने उसको हाई लेवल पर उसके अंदर एफिशिएंसी को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब हम उसके बाद भी अगर उसको सीखने का प्रयास करेंगे तो अधिगम में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। उल्टा क्या होगा, बार बार करने पर और अधिक प्रयास करने पर हमें उस कार्य को करने के प्रति अनिच्छा जागृत हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, उस कार्य को करना छोड़ देंगे या उस प्रयास को करना छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, अधिगम की दर क्या है, नीचे की तरफ गिरने लग जाएगी। तो ऐसा वक्र कब बनता है, जब शुरुआत के अंदर तो सीखने की गति क्या होती है, तीव्र होती है, और बाद में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर साफ लिखा गया है कि भाई इसका कारण क्या है बनने का, कि भाई कोई बालक निष्पादन के उच्चतम शिखर के करीब आ गया, यानी कि उसने सीखने के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया। अब उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के बाद भी यदि वो प्रयास करता है तो उससे निष्पादन में तो कोई वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि हो क्या रहा है कि उसके अंदर बार बार प्रयास करने के कारण उसके प्रति उसके अंदर थकान पैदा हो गई, और उसके अंदर उस कार्य के प्रति अनिच्छा जागृत हो गई या उसकी रुचि में कमी हो गई। तो इससे क्या होगा, निष्पादन में क्या हो जाएगा, कमी होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये सबसे सामान्य तथा लोकप्रिय वक्र है। अब देखिए, इसको अपन ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, भाई ये प्रयास हैं, ठीक है, और ये अधिगम की क्या है, मात्रा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अधिगम जो है तीव्र गति से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अधिगम क्या हो रहा है, तीव्र गति से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ तक अधिगम क्या हुआ, तीव्र गति से बढ़ा। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आकर वो
अपने सीखने के उच्चतम शिखर पर पहुंच गया। अब उसके बाद भी यदि वो प्रयास कर रहा है तो क्या हो रहा है, अधिगम की मात्रा के अंदर वृद्धि नहीं हो रही है। यानी कि अब प्रयास करने के बावजूद भी अधिगम की मात्रा में क्या नहीं हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है। और वृद्धि नहीं हो रही है तो अब क्या हो रहा है भाई, जब वो और प्रयास कर रहा है तो अब क्या हो रहा है, अधिगम की जो दर है वो नीचे की तरफ आ रही है। अधिगम की जो दर है वो क्या हो गई, नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कर्व बना, यहाँ पर क्या हुआ, कर्व आगे की तरफ बढ़ा, फिर यहाँ पर आ गया, फिर ऐसे की तरफ नीचे की तरफ जाने लग गया। क्या जाने लग गया, तो शुरुआत में अधिगम के जैसे जैसे प्रयास बढ़े वैसे वैसे अधिगम की दर भी बढ़ी, लेकिन फिर क्या हुआ, अब एक सीमा पर पहुंचने के बावजूद भी उसने प्रयास करना जारी रखा तो अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई। और उसके बाद भी यदि प्रयास करना जारी रखा तो थकान के कारण और अनिच्छा के कारण क्या हुआ, यहाँ पर अधिगम की जो दर है वो नीचे की तरफ आने लग गई। और यहाँ पर आप देखिए अधिगम का क्या बन गया, पठार बन गया। तो यानी कि इसे अपन कहते हैं अधिगम का पठार। क्या कहते हैं, अधिगम का पठार। तो यहाँ पर प्रयास की मात्रा आ गई, यहाँ पर क्या आ गई, प्रयास की मात्रा, और यहाँ पर क्या आ गई, अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। तो शुरुआत में क्या हुआ, जैसे जैसे प्रयास बढ़ते गए यहाँ तक आकर अधिगम की मात्रा भी समान रूप से क्या है, बढ़ती गई। उसके बाद भी यदि प्रयास जारी रखे तो अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई। उसके बाद भी प्रयास जारी रखे तो किसके कारण, थकान के कारण, किसके कारण, थकान के कारण या अनिच्छा के कारण क्या हुआ, अधिगम की मात्रा में क्या हो गई, कमी हो गई। तो इस तरह के वक्र को हम किस प्रकार का वक्र कहते हैं, ऋणात्मक वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिगम का ऋणात्मक वक्र। तो अधिगम का सरल रेखीय वक्र क्या होता है, जिसमें प्रयासों के अनुसार अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है, वो सरल रेखीय अधिगम वक्र कहलाता है। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें शुरुआत में तो तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन जब उच्चतम शिखर को प्राप्त कर लिया जाता है अधिगम के, तो उसके बाद भी प्रयास करने के बाद अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती। उसके बाद भी यदि प्रयास को जारी रखा जाता है तो थकान के कारण, अनिच्छा के कारण अधिगम की मात्रा में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो उस तरह के वक्र को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। अब देखिए, धनात्मक अधिगम वक्र या वर्धमान निष्पादन वक्र या उन्नतोत्तर अधिगम वक्र, ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में क्या होती है, अधिगम की दर प्रारंभ में क्या होती है, धीमी होती है, और बाद में क्या हो जाती है, पुनः तीव्र हो जाती है। पुनः नहीं, बाद में तीव्र हो जाती है। उसे अपन लोग क्या कहते हैं, धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। ऐसा अधिगम वक्र तब बनता है जब शिक्षार्थी को कोई कठिन पाठ सीखने के लिए या कठिन समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है। स्वभावतः पाठ कठिन होने पर प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है, तथा फिर कुछ अभ्यास हो जाने के बाद उसकी गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। उसकी गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। यानी कि जब बालक किसी कठिन पाठ को सीखना प्रारंभ करता है या किसी कठिन समस्या को हल करना सीखता है तो शुरुआत में उसकी अधिगम की दर क्या रहती है, प्रयास करने के बावजूद भी धीरे रहती है। लेकिन जब वो प्रयासों में अभ्यस्त होता जाता है तो उसकी अधिगम की दर क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। तो उस तरह के अधिगम के वक्र को हम क्या कहते हैं, धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं या वर्धमान निष्पादन वक्र कहते हैं। अब इसको भी अपन एक बार ऐसे समझ लेते हैं कि भाई धनात्मक अधिगम वक्र कैसे बनता है। तो देखिए, ये अपन ने बनाया इस तरीके से, ठीक है ना।
यहाँ पर प्रयास आ गए, क्या आ गए, प्रयास आ गए, यहाँ पर अधिगम की मात्रा आ गई, क्या आ गई, अधिगम की मात्रा। अब शुरुआत में क्या है कि भाई प्रयास कर रहा है तो थोड़ा बड़ा, फिर क्या हुआ, अब यहाँ पर प्रयास और जारी रखा तो यहाँ पर अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई, फिर प्रयास करा तो अधिगम की मात्रा थोड़ी बढ़ी, फिर और तेजी से बढ़ने लग गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हो एक अधिगम का पठार बन गया, क्या बन गया, अधिगम का एक पठार यहाँ पर बन गया। तो शुरुआत में प्रयास क्या है, अधिगम की दर क्या है, धीमी है और यहाँ पर जाकर रुक गई, फिर लगातार प्रयास करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाने लग गई। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या बन रहा है, एक पठार बन रहा है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि भाई जो एक तरीके से धनात्मक अधिगम वक्र होता है वो इस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, इस तरीके से। तो यानी कि यहाँ पर जाकर के एक अधिगम का पठार बना और फिर ये वापस अधिगम की मात्रा बढ़ने लग गई। तो इस तरह के वक्र को हम क्या कहते हैं, इस तरह के वक्र को हम कहते हैं धनात्मक अधिगम वक्र, जिसमें शुरुआत में अधिगम की मात्रा जो है धीरे होती है और बाद में क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, तो उसे धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है और ध्यान रखना है। सरल रेखीय अधिगम वक्र में रेखा सीधी बनती है ना। ऋणात्मक अधिगम वक्र में शुरुआत में तेज, फिर एक पठार बनता है, फिर नीचे आने लग जाती है। फिर धनात्मक के अंदर बीच में एक पठार बनता है, फिर वो रेखा ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। अब हम बात करते हैं मिश्रित सर्पीला एस या सीढ़ीदार अधिगम वक्र। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर कभी तेज कभी तेज तो कभी धीमी तो कभी पुनः तेज हो जाती है, एस आकारीय अधिगम वक्र कहलाता है। अगर छात्र को एक ऐसा नया पाठ सीखने को दे दिया जाता है जिससे वह पूर्व परिचित नहीं है तथा साथ ही साथ पूरा पाठ समान रूप से कठिन है, तो इससे बनने वाला वक्र प्राय क्या होगा, एस आकारीय वक्र होगा। भाई पाठ आपने ऐसा दे दिया जो कठिन है और एंड तक कठिन है, तो शुरुआत में अधिगम की दर धीरे होगी, फिर बढ़ेगी, फिर रुक जाएगी, फिर तेज हो जाएगी। तो इस तरह के अधिगम के वक्र को हम क्या कहते हैं, मिश्रित या सर्पीला या एस या सीढ़ीदार अधिगम वक्र कहते हैं। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे बनाएं तो ये किस तरीके से बनेगा। शुरुआत में अधिगम की मात्रा बढ़ेगी, फिर धीमी हो जाएगी, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, फिर धीमी हो जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दो पठार बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, दो पठार बन रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सर्पीलाकार या मिश्रित या एस या सीढ़ीदार अधिगम वक्र कहते हैं। तो ये जो वक्र हैं ये हमें अधिगम के प्रयास और अधिगम की मात्रा के बीच में जो विशेष संबंध होता है उसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो देखिए अगर हम समान रेखीय अधिगम वक्र की बात करें, समान रेखीय अधिगम वक्र, समान रेखीय अधिगम वक्र, तो इसमें क्या होगा, अधिगम की मात्रा और प्रयास दोनों में क्या रहेगा, समान संबंध। जैसे जैसे प्रयास करते जाएंगे वैसे वैसे अधिगम की मात्रा भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो प्रयास और मात्रा के बीच में क्या रहता है, अधिगम की मात्रा के बीच में समान संबंध रहता है। हम बात करें ऋणात्मक अधिगम वक्र की, ऋणात्मक अधिगम वक्र की, तो इसमें क्या होगा, ऋणात्मक अधिगम वक्र के अंदर क्या होगा, ये किस तरीके से बनेगा, इसमें शुरुआत में तेज जाएगी, फिर रुक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। धनात्मक अधिगम वक्र के अंदर क्या होगा, धनात्मक अधिगम वक्र, इसमें क्या होगा, इसके अंदर
शुरुआत में धीमी, फिर रुक जाएगी, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और मिश्रित अधिगम वक्र में क्या होगा? मिश्रित अधिगम वक्र, मिश्रित अधिगम वक्र कैसे बनता है? इसमें धीमी, फिर रुक गई, फिर तेज हो गई, फिर रुक गई, फिर तेज हो गई, तो इसे अपन कहते हैं मिश्रित अधिगम वक्र। और ये क्या करते हैं? प्रयास और अधिगम के बीच में एक खास संबंध को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। प्रयास और अधिगम के बीच में एक विशेष संबंध को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो अधिगम के जो वक्र होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। भाई अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, आपसे अधिगम के पठार को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा वक्र जिसमें अधिगम का पठार नहीं बनता तो आपको ध्यान रखना है समान रेखीय अधिगम वक्र। ऐसे अधिगम वक्र जिसमें अधिगम का एक पठार बनता है तो ध्यान रखना, आपको आंसर देना है ऋणात्मक अधिगम वक्र और धनात्मक अधिगम वक्र। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम के पठार एक से अधिक बनते हैं तो वो कौन सा है? मिश्रित अधिगम वक्र। कौन सा है? मिश्रित अधिगम वक्र। और ये क्या कहलाते हैं? अधिगम का पठार। क्योंकि यहाँ पर मात्रा प्रयास बढ़ाने पर भी, अधिगम का पठार क्या होता है? प्रयास बढ़ाने पर भी अधिगम की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती, तो वहाँ पर वो स्थिति क्या कहलाती है? अधिगम का पठार कहलाती है। यानी कि अधिगम के पठार से अभिप्राय क्या है? प्रयास में वृद्धि करने पर भी, प्रयास में वृद्धि करने पर भी, प्रयास में वृद्धि करने पर भी अधिगम की मात्रा में, अधिगम की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। अधिगम के पठार से क्या अभिप्राय है? कि प्रयास की मात्रा में वृद्धि करने पर भी अधिगम की मात्रा में वृद्धि नहीं होती, तो उसे हम कहते हैं अधिगम का पठार। क्या कहते हैं? अधिगम का पठार। अब देखिए हम बात करते हैं अधिगम का स्थानांतरण, कि भाई अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। तो देखिए इसका अर्थ पहले समझते हैं कि अधिगम के स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है। किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदतों, दृष्टिकोण अथवा अन्य अनुक्रियाओं का किसी अन्य परिस्थिति में अनुप्रयोग करना अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि हमने अगर कोई ज्ञान अर्जित किया है, हमने कोई आदत अर्जित की है, या हमने कोई दृष्टिकोण विकसित किया है, या हमने किन्हीं अनुक्रियाओं को सीखा है, और जब हम इनका प्रयोग किसी दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हमने किसी ज्ञान को अर्जित किया है, या हमने किसी आदत को सीखा है, या हमने किसी दृष्टिकोण को विकसित किया है, या हमने किन्हीं अनुक्रियाओं को करना सीखा है किसी परिस्थिति के अंदर, और जब हम इन्हीं ज्ञान का, आदतों का, दृष्टिकोण का या अनुक्रियाओं का प्रयोग किसी दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो उसे हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी इसकी क्या दी है? परिभाषा दी है। जैसे सोरेनसन, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की क्या करता है? चर्चा करता है। यानी कि हम एक परिस्थिति में जो कुछ भी ज्ञान, प्रशिक्षण और आदत को अर्जित करते हैं, यदि हम उसका प्रयोग दूसरी परिस्थिति में समान रूप से करने की कोशिश करते हैं तो उसे ही हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। कॉल सैनिक के अनुसार
स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदतों, दृष्टिकोण या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में अनुप्रयोग करना है। यानी कि मैंने जो कुछ भी किसी परिस्थिति के अंदर सीखा है, यदि मैं उसी ज्ञान का प्रयोग यदि दूसरी परिस्थिति में करता हूं तो उसे ही हम अधिगम का क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित सोचने, महसूस करने या कार्य करने की आदतों, ज्ञान तथा कौशलों का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही प्राय प्रशिक्षण या अंतरण कहा जाता है। कैंड लैंड के अनुसार अंतरण पूर्व में सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होता है। यानी कि सामान्य शब्दों के अंदर मैं आपको कहूँ तो मैंने जो कुछ भी सीखा है, अगर मैं उस सीखे गए ज्ञान का प्रयोग किसी नवीन परिस्थिति के अंदर करता हूँ तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में जाइए, सामान्य शब्दों में अधिगम के स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है। आपके पास जो कुछ भी ज्ञान है, यदि उसका प्रयोग आप किसी नवीन परिस्थिति में करते हो तो वो अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा। लेकिन ये स्थानांतरण 3 प्रकार का हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कि अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है। अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, यानी कि सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण या ऋणात्मक स्थानांतरण और शून्य स्थानांतरण। क्या? शून्य स्थानांतरण। अब देखिए, हम बात करें कि भाई सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है। जब एक परिस्थिति में अथवा एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि मेरे पास जो भी ज्ञान है, अगर मैं उसको नवीन परिस्थिति के अंदर प्रयोग में लाता हूं और मेरा ज्ञान उस नवीन परिस्थिति के अंदर काम में आता है, यानी कि मुझे सहयोग करता है, तो वो अधिगम का स्थानांतरण कहलाएगा सकारात्मक। जैसे कि मैंने साइकिल चलाना सीख लिया फॉर एन एग्जाम्पल, तो अगर मैं मोपेड चलाना सीखूंगा तो मेरे को क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। तो तभी कहते हैं कि भाई अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो पहले आप साइकिल चलाना सीखिए, क्योंकि साइकिल चलाने से बैलेंस बनाना आ जाता है। और जब बैलेंस बनाना आ जाता है तो ये बैलेंस बनाने का जो ज्ञान मैंने साइकिल सीख कर प्राप्त किया है वो मुझे मोपेड चलाने में क्या करेगा, सहायता करेगा। उसी तरह मैंने गणित का ज्ञान कर लिया, मुझे गणित अच्छी तरीके से आती है, तो गणित का ज्ञान मुझे फिजिक्स यानी कि भौतिकी को सीखने में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो यानी कि जब सीखा गया ज्ञान नवीन परिस्थिति के अंदर काम में आता है तो उसे सकारात्मक क्या कहते हैं, अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। नकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करे, तो उसे क्या कहते हैं, नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि जब मेरा अर्जित किया हुआ ज्ञान मुझे नवीन परिस्थिति के अंदर बाधा पहुंचा रहा है तो उस स्थानांतरण को क्या कहेंगे, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। जैसे कि कोई अमेरिकन व्यक्ति है, अब अमेरिका में क्या है, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। क्या है, अमेरिका के अंदर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। यदि किसी अमेरिकन को जिसने जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई हो, अगर भारत में आकर उसे दाएं हाथ से गाड़ी चलानी पड़े तो उसका पहला प्रशिक्षण नई स्थिति में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। भाई अमेरिका में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है और हमारे इंडिया के अंदर राइट हैंड ड्राइविंग है। तो अमेरिका का कोई ड्राइवर अगर हमारे भारत में आकर गाड़ी चलाएगा तो उसका जो ज्ञान है ड्राइविंग का वो उसे बाधा उत्पन्न करेगा। उसी तरह कोई भारतीय अगर अमेरिका के अंदर गाड़ी चलाएगा
तो उसे दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है। तो सीखा गया ज्ञान जब नवीन परिस्थिति में अर्जित किए जाने वाले ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे अधिगम का क्या कहते हैं? ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। शून्य स्थानांतरण क्या होता है? जब एक कार्य का प्रशिक्षण दूसरे कार्य को सीखने में ना तो सहायता ही करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के प्रशिक्षण को शून्य स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि इस प्रकार के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? प्रशिक्षण को नहीं, इस प्रकार के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? शून्य स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि जब मेरा अर्जित किया हुआ ज्ञान नवीन परिस्थिति में सीखे जाने वाले ज्ञान में ना तो बाधा उत्पन्न करे और ना ही सहयोग करे तो उसे अधिगम का क्या कहते हैं? शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि भौतिक विज्ञान का ज्ञान संस्कृत की समस्या को हल नहीं कर सकता। भाई किसी आदमी को फिजिक्स आती है ना, और वो यदि संस्कृत सीखना चाहता है तो उसका फिजिक्स का ज्ञान उसको संस्कृत सीखने में ना तो बाधा पहुंचाएगा और ना ही उसका सहयोग करेगा। उसी तरह किसी व्यक्ति को यदि ज्योग्राफी आती है और यदि वो फिजिक्स सीखना चाहे तो ज्योग्राफी का ज्ञान ना तो उसको फिजिक्स सीखने में सहायता करेगा और ना ही बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब सीखा हुआ ज्ञान नवीन परिस्थिति में अर्जित किए जाने वाले ज्ञान में ना तो बाधा उत्पन्न करता है और ना ही सहयोग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो अधिगम का जो स्थानांतरण है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक सकारात्मक, एक ऋणात्मक और एक शून्य। तो सकारात्मक क्या होता है? जब मेरा अर्जित ज्ञान नवीन परिस्थिति में सीखे जाने वाले ज्ञान में सहायता पहुंचाए तो उसे अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण क्या होता है? जब मेरे द्वारा सीखा गया ज्ञान नवीन परिस्थिति में अर्जित किए जाने वाले ज्ञान में बाधा उत्पन्न करे तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। शून्य स्थानांतरण क्या होता है? जब मेरे द्वारा सीखा गया ज्ञान किसी नवीन परिस्थिति में मेरे द्वारा सीखे जाने वाले ज्ञान में ना तो बाधा उत्पन्न करे और ना ही सहयोग करे तो उसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं अधिगम के कुछ विशिष्ट प्रकारों की। हम लोग सकारात्मक अधिगम के बारे में पढ़ चुके हैं, नकारात्मक के बारे में पढ़ चुके हैं और शून्य स्थानांतरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इन तीनों के अलावा भी अधिगम स्थानांतरण के कुछ विशिष्ट प्रकार और होते हैं, तो अब हम उनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला है सम स्तर या क्षैतिज अंतरण। इसके बाद दूसरा है अनुलंब या लंबात्मक या ऊर्ध्वगामी अंतरण। उसके बाद तीसरा है द्विपार्श्वीय अंतरण। और यदि मैं इन तीनों विशिष्ट प्रकारों की बात करूं तो ये एक तरीके से सकारात्मक स्थानांतरण के ही प्रकार हैं। तो देखिए, सम स्तर या क्षैतिज अंतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है? तो मैंने अभी आपको एक जस्ट बात कही कि ये तीनों ही सकारात्मक स्थानांतरण के प्रकार हैं। यानी कि हमारा जो पूर्व ज्ञान है वो नवीन ज्ञान को अर्जित करने में हमारा क्या करेगा? सहयोग करेगा। लेकिन एक में सहयोग जो होगा वो क्षैतिज रूप से होगा, एक में सहयोग जो होगा वो लंबात्मक रूप से होगा, और द्विपार्श्वीय का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में स्थानांतरण समान रूप से होगा। तो देखिए, अगर हम इसको और डिटेल से पढ़ते हैं तो किस प्रकार से देखेंगे? सम स्तर या क्षैतिज अंतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में, उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो इसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे
क्षैतिज अंतरण कहते हैं। जैसे कि मोहन को कार चलाना आती है, अब वो जीप चलाना चाहता है, तो कार चलाने का कौशल मोहन को जीप चलाने में या सीखने में क्या करेगा, सहयोग करेगा। तो यानी कि जब हम लगभग समान परिस्थिति के अंदर, एक जैसी मिलती जुलती परिस्थितियों के अंदर अपने ज्ञान का प्रयोग या स्थानांतरण करते हैं, तो उसमें हमें क्या होता है, कोई भी परेशानी नहीं होती। तो इस प्रकार के अंतरण को हम क्या कहते हैं, सम स्तर या क्षैतिज अंतरण। और हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो लगभग एक दूसरे से समान रूप से मिलती जुलती हैं, और उसमें यदि हम अपने ज्ञान, पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। जैसे कि देखिए, अब कार चलाना और जीप चलाना लगभग दो क्या हैं, समान परिस्थितियां हैं। अब कार चलाने का ज्ञान जीप चलाने के ज्ञान के अंदर जो है फायदा ही करेगा, इसके अंदर कोई भी उसके अंदर रुकावट पैदा नहीं होगी। और कार और जीप दोनों ही मिड लेवल की गाड़ियां हैं। हाँ, कार चलाने का ज्ञान, अगर वो मोहन जो है कार चलाना आती है और वो यदि ट्रक चलाना चाहता है, ठीक है ना, तो भी स्थानांतरण तो होगा, लेकिन वो क्षैतिज नहीं होगा, वो क्या होगा, लंबात्मक अंतरण कहलाएगा। तो लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल समान स्तर की होनी चाहिए, परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, समान स्तर की होनी चाहिए। तो ये बहुत ही जरूरी होता है क्षैतिज अंतरण के लिए कि परिस्थितियां लगभग क्या हों, समान हो। तो जब परिस्थितियां लगभग समान होती हैं तो एक परिस्थिति में अर्जित किया गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में क्या करता है, सहयोगी करता है, उसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं करता। तो उसे सम स्तर या क्षैतिज अंतरण, और इंग्लिश के अंदर तो बहुत ही इजी है, इसे अपन हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब देखिए, अनुलंब या लंबात्मक या ऊर्ध्वगामी अंतरण क्या होता है। अनुलंब अंतरण वैसे अंतरण को कहा जाता है जिसमें सीखे गए कौशल का अंतरण उच्च स्तर के कौशल को सीखने में होता है। गेगनी ने इस तरीके के, गेगनी को अपन गैने भी कहते हैं, गैने ने इस तरह के अंतरण को सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ना माना है। क्या माना है, सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ना माना है। एक स्तर पर प्राप्त किया गया ज्ञान दूसरे स्तर पर सहयोगी होता है। बाल्य अवस्था में प्राप्त किया गया ज्ञान जीवन की प्रौढ़ावस्था में भी क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। और मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई हमने 6th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ्स सीखी। क्या सीखी, 6th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ्स सीखी। सपोज कीजिए अब हम 6th से किस स्टैंडर्ड में आ गए, 7th में आ गए। तो 6th स्टैंडर्ड में सीखा गया मैथ्स का जो ज्ञान है वो हमें 7th स्टैंडर्ड की मैथ्स को सीखने में क्या करेगा, सहयोग प्रदान करेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो अंतरण हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि मैं ऊपर के कौशल को सीखने में अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहा हूँ। तो जब किसी ऊपर के कौशल को सीखने में या उच्च स्तर के कौशल को सीखने में पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी अंतरण कहते हैं। भाई हम शैशवावस्था में जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए बाल्यावस्था में उपयोगी होता है। बाल्यावस्था में अर्जित किया गया ज्ञान किशोरावस्था में उपयोगी होता है। तो जब हम अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग किसी उच्च स्तर के कौशल को सीखने में करते हैं और वो पूर्व ज्ञान उसमें सहयोग प्रदान करता है तो उसे अपन ऊर्ध्वगामी अंतरण कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो पूर्व ज्ञान उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए, रुकावट पैदा करना नहीं चाहिए। यदि पूर्व ज्ञान उच्च स्तर के कौशल को सीखने में
सहयोग प्रदान कर रहा है तो उसे ऊर्ध्वगामी अंतरण कहेंगे। और क्षैतिज अंतरण किसे कहेंगे? यदि पूर्व ज्ञान उससे मिलती जुलती समान परिस्थिति में सहयोग प्रदान कर रहा है तो अपन उसे क्षैतिज अंतरण कहेंगे। लेकिन शर्त क्या है? सहयोग प्रदान करना चाहिए। जैसे कार का ज्ञान जीप चलाने में सहयोग प्रदान करेगा। अब कार और जीप दोनों ही एक तरीके से समान लेवल की गाड़ियां हैं, बस थोड़ा सा मॉडल का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर कार का ज्ञान जीप को चलाने में क्या कर रहा है? सहयोग प्रदान कर रहा है। और अंतरण क्या हो रहा है? सीधा हो रहा है। तो ये क्षैतिज अंतरण है। क्या है? क्षैतिज अंतरण है। और यदि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 6th स्टैंडर्ड की मैथ्स का ज्ञान 7th स्टैंडर्ड की मैथ्स को सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है, तो यहाँ पर अंतरण जो हो रहा है वो ऊपर की ओर हो रहा है। तो इसे अपन क्या कहेंगे? ऊर्ध्वगामी अंतरण या वर्टिकल ट्रांसफर। इसके अलावा द्विपार्श्वीय अंतरण क्या होता है? मनुष्य के शरीर के दो समान पार्श्वीय भाग हैं, बाया तथा दाया। ठीक है ना? बाया तथा दाया, भाई राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। जब शरीर के बाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः दाएं अंग के सीखने पर या दाएं अंग से सीखे गए कौशल का अंतरण स्वतः बाएं अंग से सीखने पर होता है तो उसे द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जब आप शरीर के, है ना, बाएं अंग, बाएं अंग का मतलब क्या होता है? लेफ्ट पार्ट से सीखे गए कोई कौशल का अंतरण स्वतः ही उसके राइट, यानी कि उसने लेफ्ट हैंड से कोई वर्क करना सीखा और उसका ट्रांसफर राइट हैंड से राइट हैंड में अपने आप ही हो गया। या फिर उसने राइट हैंड से किसी काम को करना सीखा और उसका ट्रांसफर लेफ्ट हैंड में क्या हो गया? ऑटोमेटिकली हो गया। तो उसे अपन क्या कहते हैं? द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को बिल्कुल सिमिलर क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। यानी कि वो राइट हैंड से भी लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड से भी लिख लेते हैं। आपने कई खिलाड़ियों को देखा होगा वो राइट हैंड से भी खेल लेते हैं, लेफ्ट हैंड से भी खेल लेते हैं। क्रिकेट के अंदर खास तौर से आपने देखा होगा राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी होता है, यानी कि वो राइट हैंड भी खेल लेता है और लेफ्ट हैंड भी खेल लेता है। तो जब इस तरह का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है तो उसे अपन द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। इसे क्रॉस शिक्षा, क्रॉस एजुकेशन भी कहते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड का काम राइट हैंड के द्वारा करना। तो कई लोग होते हैं ये जैसे आप लोगों ने 3 इडियट पिक्चर देखी होगी। 3 इडियट पिक्चर के अंदर जो प्रिंसिपल थे कॉलेज के, जिन्हें बच्चे वायरस कहते थे, आपने देखा होगा वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से क्या करते हैं? लेटर लिखते हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? उनके पास कौन सी लर्निंग की पावर है? उनके पास द्विपार्श्वीय लर्निंग है, यानी कि उनके पास कौन सा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है? उनके पास बिलिटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की क्या है? एबिलिटी है। तो यहाँ पर अपन लोगों ने हॉरिजॉन्टल लर्निंग, वर्टिकल लर्निंग और बिलिटरल लर्निंग, इन तीनों के बारे में सीखा। और ये तीनों ही ट्रांसफर जो हैं एक तरीके से क्या हैं? धनात्मक या सकारात्मक क्या हैं? ट्रांसफर हैं। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर वैसे अगर देखा जाए तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊं, एक तो हो गया सकारात्मक स्थानांतरण। क्या हो गया? सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, इस डायग्राम को अपने दिमाग में बैठा लो, आपको इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी समझने में। सकारात्मक, उसके बाद अपन बात करते हैं सकारात्मक के बाद नकारात्मक, नकारात्मक स्थानांतरण।
और नकारात्मक स्थानांतरण के बाद शून्य स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। ठीक है, एक सकारात्मक हो गया, एक नकारात्मक हो गया, एक शून्य हो गया। और सकारात्मक के 3 पार्ट और हो गए। सकारात्मक के 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका क्षैतिज, क्षैतिज स्थानांतरण। ठीक है, क्षैतिज स्थानांतरण। एक हो गया आपका लंबात्मक या ऊर्ध्वगामी, लिख लेते हैं यहाँ पे अपन, ऊर्ध्वगामी स्थानांतरण। और एक आपका क्या हो गया? द्विपार्श्वीय स्थानांतरण। तो कुल मिला के जो अधिगम का स्थानांतरण है उसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। सकारात्मक में पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को धारण करने में सहयोग करता है, नकारात्मक में पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को धारण करने में रुकावट पैदा करता है, शून्य स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को धारण करने में ना तो सहयोग करता है और ना ही रुकावट पैदा करता है। फिर क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? जब पूर्व ज्ञान समान परिस्थिति के अंदर सहयोग करे, मिलती जुलती समान परिस्थिति में सहयोग करे तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जब पूर्व ज्ञान उससे उच्च स्तर के कौशल को सीखने में सहयोग करे तो उसे ऊर्ध्वगामी स्थानांतरण कहते हैं। जब अर्जित किया गया ज्ञान स्वतः ही दाएं हाथ से या दाएं अंग से अर्जित किया गया ज्ञान स्वतः ही बाएं अंग में स्थानांतरित हो जाए या बाएं अंग से अर्जित किया गया ज्ञान स्वतः ही दाएं अंग में अर्जित हो जाए तो उसे द्विपार्श्वीय स्थानांतरण कहते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा के अंदर अधिगम का स्थानांतरण समझा दिया। अब हम बात करते हैं अधिगम या प्रशिक्षण स्थानांतरण के सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या हैं? अगर हम इन सिद्धांतों की बात करें तो देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने इस बात में बहुत ही रुचि दिखाई कि भाई ये जो स्थानांतरण है, अधिगम का जो स्थानांतरण है ये कैसे होता है और हमेशा ही स्थानांतरण जो है सकारात्मक हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इस जब बात के अंदर रुचि दिखाई गई तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? अधिगम के स्थानांतरण से संबंधित कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने अधिगम के स्थानांतरण के पीछे के रहस्य को समझाने का प्रयास किया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी समझाने का प्रयास किया कि यदि आप चाहते हैं कि हमेशा स्थानांतरण जो है वो सकारात्मक ही हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करें अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांतों की तो उसके अंदर जो पहला सिद्धांत है वो है मानसिक शक्तियों तथा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों तथा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। देखिए, हालांकि वर्तमान के अंदर ये सिद्धांत प्रचलन में नहीं है, लेकिन एग्जाम के अंदर हमसे इस सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये जो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है, मानसिक शक्तियों तथा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, जिसे अपन थ्योरी ऑफ मेटल और फॉर्मल डिसिप्लिन भी कहते हैं। तो देखिए, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इस सिद्धांत से निकलता हुआ कि स्थानांतरण के सिद्धांतों में यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है, लेकिन वर्तमान में यह प्रचलन में नहीं है। इस चीज़ का भी अपन को ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्थानांतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, अधिगम के स्थानांतरण का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो वो है मानसिक शक्तियों तथा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार, अब ये सिद्धांत कहता क्या है, अधिगम के स्थानांतरण के बारे में हमें क्या बताता है कि अधिगम के स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, या सकारात्मक स्थानांतरण के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं, जैसे कि तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति। ये कई तरह की शक्तियां जो हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर होती हैं। ये शक्तियां एक प्रकार से मस्तिष्क की मांसपेशियां मानी जाती है। देखिए इस वर्ड पर गौर करिएगा, ये शक्तियां एक प्रकार से क्या मानी जाती हैं, मस्तिष्क की मांसपेशियां मानी जाती हैं। यानी कि इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर इन शक्तियों की तुलना शरीर की मांसपेशियों से की गई है, जिन्हें शरीर की मांसपेशियों की भांति अच्छी तरह उपयोग करने और समुचित अभ्यास द्वारा शक्तिशाली बनाया जा सकता है तथा उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये सिद्धांत कहता है कि हमारे दिमाग के अंदर जो भी ये शक्तियां हैं, अगर हम निरंतर अभ्यास करें और इनको सही तरीके से उपयोग करें तो हम इसकी कार्य क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे रोज कसरत करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह रोज अभ्यास करने से हम इन शक्तियों को भी क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी तरह स्मृति को लंबे लंबे वाक्यों या सूत्रों को याद करने के द्वारा भली भांति प्रशिक्षित करके सशक्त बना दिया जाए तो फिर उसे किसी भी गूढ़ सामग्री को याद करने में क्या होगा, सहयोग हमें मिलेगा। यानी कि आप अगर रोज स्मरण शक्ति का अभ्यास कर रहे हो, आप रोज रटने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपनी स्मरण शक्ति को इतना मजबूत बना सकते हो कि आप उससे किसी भी चीज़ को रट सकते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। इस सिद्धांत की जो आलोचना है वो विलियम जेम्स ने की। विलियम जेम्स ने क्या किया, पहले एक राइटर की कविता की कुछ पंक्तियों को उन्होंने याद किया, फिर दूसरे राइटर की कविता की पंक्तियों को उन्होंने याद किया, फिर पहले राइटर की कविता की दूसरी पंक्तियों को भी उन्होंने याद किया। यानी कि इन दो प्रयासों के अंदर उन्होंने अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। तो तीसरी बार जब उन्होंने वापस उस पहले राइटर की जो कविता की पंक्तियां थी उनको याद किया, तो उन्होंने देखा कि उनको तीसरी बार में पंक्तियों को याद करने में और ज़्यादा समय लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो अभ्यास किया स्मरण शक्ति का, है ना, मैंने अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत बनाया, तो मुझे तीसरी बार जब मैंने पंक्तियों को याद किया, नवीन पंक्तियों को, तो मुझे कम समय लगना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता, इन शक्तियों को आप कितना भी अभ्यास कर लो आप उस तरीके से मजबूत नहीं बना सकते कि आप इनसे भविष्य में कुछ भी कर सको। तो ये जो सिद्धांत है ये वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि यदि आप अपनी इन शक्तियों को आप निर्णय शक्ति को आप अभ्यास कर करके मजबूत बना लो, फिर आपकी निर्णय शक्ति ऐसी हो जाएगी कि हर परिस्थिति में आप निर्णय ले पाओगे। लेकिन जीवन में जरूरी थोड़ी ना है कि निर्णय शक्ति से हम जीवन की हर परिस्थिति में निर्णय ले पाएं। तो ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हैं, क्योंकि जो विलियम जेम्स थे उन्होंने प्रयोग करके ये स्पष्ट किया कि भाई ये जो सिद्धांत कह रहा है ऐसा नहीं होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के आज के युग के अंदर ये सिद्धांत जो है प्रचलन में नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हम अपनी माइंड को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके मजबूत बना लें और हम कुछ भी कर सकें उससे। भाई आज मैंने अगर फिजिक्स कर करके फिजिक्स के अंदर बहुत प्रैक्टिस कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिजिक्स को याद करना सीख गया तो अब उसका मतलब है कि मैं संस्कृत को भी याद कर लूँगा।
बहुत परिस्थितियां क्या हो जाती हैं, नवीन हो जाती हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, परंतु विलियम जेम्स ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं होता है। वर्तमान में यह सिद्धांत प्रचलन में नहीं है। दूसरा सिद्धांत क्या है, समान तत्वों का सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत वापस याद कर लीजिए कि पहला सिद्धांत क्या था, मानसिक शक्तियों तथा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि भाई हमारे मस्तिष्क की जो शक्तियां होती हैं वो हमारे शरीर की मांसपेशियों की तरह होती हैं। जैसे हम कसरत करके हमारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं, वैसे ही हम अभ्यास करके इन शक्तियों को भी मजबूत बना सकते हैं। और एक बार अगर हमने इन शक्तियों को मजबूत बना लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। विलियम जेम्स ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है, वर्तमान में यह सिद्धांत प्रचलन में नहीं है। दूसरा सिद्धांत क्या है, स्थानांतरण का, समान तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान तत्वों का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। उनके अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध होता है जबकि इन दोनों विषयों में कुछ तत्व समान हो। बिल्कुल सही सिद्धांत है। इन्होंने कहा स्थानांतरण के लिए जरूरी है, अधिगम के स्थानांतरण के लिए जरूरी है कि जिस नवीन परिस्थिति को हम सीखना चाह रहे हैं उसके अंदर कुछ तत्व जो हैं पुरानी परिस्थिति से मिलते जुलते हों, तब तो अधिगम का स्थानांतरण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक बालक जो है वो मैथ्स पढ़ रहा है, अब उसके मैथ्स का जो ज्ञान है वो उसके फिजिक्स के ज्ञान को ग्रहण करने में सहयोग करेगा ही करेगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं, इन दोनों सब्जेक्टों के अंदर क्या हैं, कुछ तत्व क्या होते हैं, समान होते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही है कि अधिगम का स्थानांतरण तभी होता है जब नवीन परिस्थिति के अंदर जो हैं कुछ तत्व पुरानी परिस्थिति से क्या हों, मिलते जुलते हों, तभी आप अधिगम का स्थानांतरण कर सकते हो, अन्यथा अधिगम का स्थानांतरण नहीं होता है। तीसरा सिद्धांत क्या है, जुड़ का सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, चार्ल्स जुड़ थे। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो वह दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग आसानी से कर सकता है। तो जुड़ का कहने का मतलब क्या है कि अधिगम के स्थानांतरण के लिए जरूरी है कि हम किसी सामान्य नियम का प्रतिपादन कर लें, और ये सामान्य नियम हम कार्य, ज्ञान या अनुभव इन तीनों से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं अनुभव की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, अनुभव। अनुभव से हम सामान्य नियम का प्रतिपादन आसानी से कर सकते हैं। किसका प्रतिपादन कर सकते हैं, सामान्य नियम का प्रतिपादन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम अपने जीवन के अंदर फ्रूट्स खाते हैं। क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। और हमने देखा, और फ्रूट्स के अंदर हमें सपोज करो एप्पल बहुत पसंद है, तो हमने देखा कि यार जो सेब हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो ये नियम हमने अपने मन के अंदर क्या करा,
निकाल लिया। तो जब भी अब हम सेब खरीदेंगे या कोई भी फ्रूट खरीदेंगे तो हम देखेंगे कि यार वो अगर हरे रंग के हैं यानी कि सही ढंग से पके हुए नहीं हैं, इसका मतलब जो है अमरूद को छोड़ देना, भाई अमरूद तो हरे रंग के ही होते हैं, है ना। हाँ, सेब जो है, पपीता अपन देख सकते हैं, है ना। तो कुछ फ्रूट्स के बारे में हम इस धारणा को अप्लाई कर सकते हैं कि भाई अगर टमाटर को देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमने एक सामान्य नियम सा बना लिया कि मतलब इसका मतलब है कि यार फ्रूट्स खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना है, जो हरे रंग के होते हैं यार वो खट्टे होते हैं। तो यानी कि अब हम इस नियम से काफ़ी कुछ जो है सीख गए हैं। एक अनुभव हमने और ग्रहण कर लिया, वो क्या कि यार आग को छूने से, आग को छूने से क्या होता है, कष्ट होता है। तो भविष्य के अंदर हम क्या करेंगे, कभी भी आग के पास नहीं जाएंगे। तो हम अपने जीवन के अंदर कई सामान्य नियम जो हैं बना लेते हैं, और ये सामान्य नियम दूसरी परिस्थिति के अंदर क्या करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो जुड़ का कहना बिल्कुल सही है कि अधिगम के स्थानांतरण के लिए सामान्य नियमों का प्रतिपादन जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स जुड थे। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो वह दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग आसानी से कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि सामान्य नियम जो आपने बनाए हैं वो हर परिस्थिति में काम आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो आपके जरूर काम आएंगे। यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि यार हरे रंग के जो सेब होते हैं वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो यानी कि फ्रूट, अधिकतर फ्रूट जो सेब के रंग से मिलते जुलते हैं, उनको खरीदते समय हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यार अगर वो हरे हैं तो हमें उनको नहीं खरीदना है, लेकिन ध्यान रखना है सेब के रंग से, रेडिश कलर से, रेडिश कलर के हम जो भी फ्रूट खरीदेंगे तो उसमें हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ग्रीन ना हो। इसका मतलब है कि वो अभी सही ढंग से पके नहीं हैं। उसी तरह हमको पता है कि यार आग को छूने से क्या होता है, कष्ट होता है, जलन होती है, जल जाता है ना। और जीवन के अंदर हम कई बार देखते हैं कि हमारा हाथ जल भी जाता है, दिवाली के समय तो बहुत जलन होती है। तो इसका मतलब है कि हमें भविष्य के अंदर ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं जाना, यानी कि आग के नज़दीक नहीं जाना, अन्यथा हमें क्या होगा, कष्ट होगा। तो यानी कि ये पूर्व अनुभव नवीन परिस्थिति में हमारा क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ये सामान्य नियम जो हैं ये नवीन परिस्थिति के अंदर हमारा क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो सामान्य नियमों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ऐसा किसका मानना है, जुड़ का मानना है। आदर्शों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, W.C. बागले। उनके अनुसार अंतरण का संबंध जितना वस्तुओं और बातों से नहीं होता उतना उस बात को अंतरित करने वाले व्यक्ति के आदर्शों और मूल्यों से होता है। यानी कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई स्थानांतरण के लिए ज़रूरी है कि बच्चों में आदर्शों और मूल्यों की स्थापना करें। अतः बच्चों में मूल्यों और आदर्शों के विकास के लिए समुचित प्रयत्न करने की क्या है, आवश्यकता है। एक बार आदर्शों की नींव पड़ जाने पर उनका स्थानांतरण जीवन के हर क्षेत्र में होता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमने बच्चे को बचपन से सिखाया कि साफ सफाई से रहना चाहिए, साफ सफाई का महत्व होता है। यदि आप साफ सफाई से रहोगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, और इस तरह के आदर्श और मूल्य हमने उसके अंदर बचपन से ही स्थापित कर दिए। तो वो जीवन की हर परिस्थिति के अंदर इस बात का क्या रखेगा, ध्यान रखेगा। तो इस सिद्धांत का कहना यह है कि स्थानांतरण के लिए जरूरी है कि आप बच्चे के अंदर क्या करो,
समुचित मूल्य और आदर्शों की नींव डालो। यदि आपने एक बार बच्चे के अंदर आदर्शों और मूल्यों की नींव डाल दी तो वो जीवन भर उन मूल्यों और आदर्शों को जीवन की नवीन परिस्थिति में अपनाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, और उनका स्थानांतरण होता ही चला जाएगा। तो इतना कुछ टिपिकल नहीं है, केवल आपको क्या करना है, जो स्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं इसके अंदर आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। देखिए पहला सिद्धांत क्या था, मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। पहला सिद्धांत अपन ने क्या पढ़ा था, जो अभी वर्तमान में जो है प्रचलन में नहीं है ना, मानसिक शक्तियों तथा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या था, मानसिक शक्तियों तथा, या अपन सीधे सीधे से एक चीज लिख लेते हैं, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, याद करने में आपको आसानी रहेगी, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। दूसरा कौन सा था, समान तत्वों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत। फिर क्या था, सामान्य नियम का सिद्धांत, सामान्य नियम का सिद्धांत, यानी कि सामान्य नियम बना लो। आपको ये सामान्य नियम जीवन की हर परिस्थिति के अंदर क्या करेंगे, सहयोग करेंगे नवीन परिस्थिति के अंदर। तो सामान्य नियम का सिद्धांत। उसके बाद अपन लोगों ने देखा था सामान्य नियम के बाद आदर्शों का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, आदर्शों का सिद्धांत। तो ये चार सिद्धांत हैं किसके, अधिगम के स्थानांतरण के, आदर्शों का सिद्धांत। तो दिमाग के अंदर बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इन चार सिद्धांतों का ध्यान रखना है। एक तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, एक समान तत्वों का सिद्धांत, एक सामान्य नियम का सिद्धांत और एक है आदर्शों का सिद्धांत। और मानसिक शक्तियों का सिद्धांत तो सबसे क्या है, प्राचीन सिद्धांत है। क्या है, सबसे प्राचीन, लेकिन वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। जो सामान्य नियम का सिद्धांत है ये चार्ल्स जुड ने दिया। और जो आदर्शों का सिद्धांत है ये किसने दिया, बागले ने दिया। किसने दिया, बागले ने दिया। आप इस चीज़ को ढंग से क्या करो, याद कर लो। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भाई बताइए अधिगम स्थानांतरण के कितने सिद्धांत हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। तो अधिगम स्थानांतरण के कितने सिद्धांत हो गए भाई, चार सिद्धांत हो गए। और इनके प्रतिपादक हमें पता होना चाहिए। इनका पूरा नाम लिखना चाहो तो क्या है, WC बागले। तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत तो प्राचीन सिद्धांत और वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया और इसने कहा स्थानांतरण के लिए दोनों परिस्थितियों में समान तत्वों का होना जरूरी है। चार्ल्स जुड ने कहा स्थानांतरण सामान्य नियमों का होता है। और आदर्शों का सिद्धांत क्या कहता है कि स्थानांतरण आदर्श एवं मूल्यों का होता है। बस इतनी सी थ्योरी आप याद रख लो, आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इतनी सारी बात को मैंने आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट के अंदर बता दिया कि भाई ये तो कहता है एक्सरसाइज जैसे करते हो वैसे करो और शक्तियों को एक्सरसाइज कर करके मजबूत बना लो और वो भविष्य में भी काम में आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कहता है समान तत्वों को ढूंढ लोगे तो अधिगम में आसानी होगी, वरना नहीं होगी। ये कहता है सामान्य नियम बना लो और उनका प्रयोग नवीन परिस्थिति में करते जाओ।
आदर्शों का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई आदर्शों और मूल्यों की स्थापना करो, क्योंकि स्थानांतरण उन्हीं का होता है। तो देखिए यहाँ तक अपन लोगों ने अधिगम के वक्रों की भी अध्ययन कर लिया, और अधिगम के स्थानांतरण के जो प्रकार हैं उनको भी पढ़ लिया, और अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत भी पढ़ लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अब हम अध्ययन करेंगे अधिगम के सिद्धांतों का। ये अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत थे, अब हम अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।